सम्राट महल छोड़कर आम्रपाली के साथ जा रहे थे। ये सुनकर महल में मौजूद सभी बाहर आकर जमा हो गए थे। रानी कौशला आम्रपाली के जाने से बेहद खुश थीं, पर उन्हें सम्राट के वहां से जाने का अफसोस भी था। लेकिन अब उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखों में कुटिलता दिख रही थी। सम्राट के साथ साथ आम्रपाली भी अपना श्रृंगार उतारकर राजकुमारी के हाथ में देने लगी और कहा, हमें क्षमा करना राजकुमारी, हमारी वजह से आपका अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे जाने के बाद आप और सोम यहाँ से वापस वैशाली लौट जाइएगा, परंतु वहाँ किसी से कुछ मत बताइएगा। आम्रपाली उन्हें जाने के लिए बोल रही थी, जिससे सोम बेचैन हो गया था और उसने कहा, नहीं आम्रपाली जी, हम यहाँ आपके सेवक बनकर आए हैं और आप जहाँ भी जाएंगी हम आपके साथ चलेंगे। यदि मगध में आपके लिए जगह नहीं है तो हम भला यहाँ क्यों रहेंगे, और वैशाली वापस लौटने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। राजकुमारी ने भी सोम का पक्ष लिया और सहमत होते हुए कहा, सोम उचित कह रहा है आम्रपाली, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं, भला हम वहाँ कैसे रह सकते हैं। उन सब की बात सम्राट बिंबिसार भी सुन रहे थे। उन्होंने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, नहीं राजकुमारी मुकुंदा, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, ना आप जाएंगी और ना ही सोम। आप दोनों ही हमारी जिम्मेदारी से यहाँ पर आए थे और यहाँ आपसे किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आप और सोम यहीं पर रहेंगे, वो भी तब तक जब तक वैशाली जाने के लिए हम आप दोनों से ना कहें। राजकुमारी को सम्राट की बात उचित नहीं लग रही थी, लेकिन सोम की तरफ देखकर उनके मन में उसकी माँ का ख्याल आया और वो खुद से मन में कहती हैं, यदि हम यहाँ से चले गए तो सोम की माँ के साथ क्या हुआ था ये कभी पता नहीं लग पाएगा, इसलिए कुछ दिन हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। परंतु आम्रपाली के बिना मगध में रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब सम्राट ने अंतेनाग को आदेश दिया और कहा, अंतेनाग, मगध ही नहीं बल्कि राजकुमारी मुकुंदा और सोम भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि तुम इनका ख्याल अवश्य रखोगे। अंतेनाग सम्राट के पीछे की तरफ खड़ा था। उसने कहा, आप निश्चिंत रहिए सम्राट। राजमाता महल के सबसे ऊपरी छोर पर खंबे की आड़ में खड़ी थी और सम्राट को वहां से जाते हुए देख रही थी। रानी चेलना को सम्राट का जाना ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, सम्राट, क्रोध में लिए गए निर्णय कभी लाभदायक नहीं होते और छोटी सी बात पर महल छोड़कर जाना भला कौन सा समझदारी है। यदि प्रजा को इस बारे में पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे। तो सम्राट ने कहा, रानी चेलना, हमने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है और आप हमारी चिंता ना कीजिए। प्रजा क्या कहेगी उससे हम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमारी राजमाता क्या सोचती हैं हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। और राजमाता ने अपना निर्णय सुना दिया है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। रानी चेलना सम्राट के जाने से व्याकुल थी। उन्होंने दूर खड़ी कौशला देवी की तरफ देखा तो वो आंख से इशारा कर रही थी कि उन्हें सम्राट को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और ना चाहते हुए भी आम्रपाली से कहा, आम्रपाली कुछ तो कहो सम्राट से, उन्हें रोक लो। आम्रपाली रानी चेलना की व्याकुलता देखकर खुद भी भावुक हो चुकी थी। उसने जब सम्राट की तरफ देखा तो सम्राट ने उसके रोकने से पहले ही उससे कहा, आम्रपाली, अब आपको किसी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चलिए। ऐसा कहते हुए सम्राट ने आम्रपाली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आम्रपाली सम्राट का हाथ नहीं थाम रही थी। उसे रानी चेलना पर तरस आ रहा था और वो मन ही मन कहती है, हमारे मगध में आते ही सम्राट के जीवन में भी मुश्किलें आने लगी हैं। हमारी वजह से सम्राट अपना महल छोड़ रहे हैं, अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, कैसे समझाएं सम्राट को। आम्रपाली अपने आप में उलझी हुई थी। इस उलझन में उसने सम्राट के हाथ की तरफ नहीं देखा। जब सम्राट को महसूस हुआ कि आम्रपाली उनका हाथ नहीं थाम रही है तो उन्होंने जबरदस्ती आम्रपाली का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर वहां से निकलने लगे। आम्रपाली को ये सब किसी बुरे सपने की तरह प्रतीत हो रहा था। सोम आम्रपाली के पीछे जा रहा था। तब राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, सोम अभी नहीं, अभी उनके साथ मत जाओ। सम्राट आम्रपाली के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उचित कर रहे हैं और उनके साथ जाकर तुम उनके त्याग को बर्बाद कर दोगे। राजकुमारी ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी क्योंकि वो राजनीति और राजमहल के परिवेश को भली भांति समझती थी। वो सम्राट और आम्रपाली के लिए उनका एक साथ रहना उनके बीच की दूरियों को खत्म करेगा, इसलिए सोम को वो रोक रही थी। इसके अलावा एक और वजह थी जिसे बताते हुए राजकुमारी ने कहा, और वैसे भी सोम, यदि तुम आम्रपाली के साथ चले जाओगे तो अपनी माँ के बारे में कैसे पता करोगे।
इसलिए कुछ वक्त के लिए तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा। अपनी माँ का ख्याल आते ही सोम ने जाने की जिद तो छोड़ दी, लेकिन सम्राट के हाथ में आम्रपाली का हाथ देखकर उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कुछ ना बोल सका और उन्हें जाते हुए देखता रहा। उस वक्त पूरे मगध का मौसम बदलने लगा था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे, तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन सम्राट की आंखों में आम्रपाली के लिए अथाह प्रेम था और आज वो उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार दिख रहे थे। आम्रपाली ये सब देख रही थी, लेकिन दोनों रानियों की तरफ देखकर उसका मन फिर से व्यथित हो रहा था। पूरे मगध में सम्राट के जाने की खबर हवा की तरह फैल गई थी। महल का सबसे बाहरी प्रवेश द्वार खुलते ही जब सम्राट आम्रपाली को लेकर वहां से बाहर निकले तो पूरी प्रजा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सबने अपने हाथ जोड़ रखे थे और सम्राट की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। इतनी सारी भीड़ देखकर आम्रपाली की आंखें खुली की खुली रह गई। राजमहल ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए महल से बाहर नीचे की तरफ नगर की ओर जाने वाला पूरा रास्ता लोगों से भरा पड़ा था। पूरा राजगृह सम्राट को रोकने के लिए एकत्रित हो चुका था। सम्राट ने अपना सारा श्रृंगार निकाल दिया था। सर पर कोई ताज भी नहीं था और ना कोई तलवार थी, ना कोई आभूषण। उन्हें उस रूप में देखकर प्रजा में खड़ी एक बुजुर्ग औरत कहती है, नहीं सम्राट, आपको हम इस रूप में नहीं देख सकते। हम पर कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चले। उनके साथ बड़े बड़े सामंत और व्यापारी भी थे जो अपने रथ लेकर सम्राट को लेने आए थे। उन्होंने सम्राट के सामने हाथ जोड़कर आदर भाव से कहा, सम्राट, आज हम जो भी कुछ हैं सब आपकी देन है, इसलिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ हमारे भवन चलिए, हमें भी आपकी सेवा का अवसर दीजिए। सभी किसी न किसी तरह से सम्राट को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने सबको मना करते हुए कहा, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, परंतु अभी हमारी परीक्षा की घड़ी है और ये परीक्षा हमें किसी भी परिस्थिति में देनी होगी, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा। हम आप सबके साथ नहीं चल सकते। इस तरह सबको समझाकर सम्राट आम्रपाली के साथ उस भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने लगे। सभी उनके जाने से उदास थे, लेकिन सम्राट को आम्रपाली का हाथ थामे हुए देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि वो अनूप सुंदरी जिसके लिए सम्राट सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, वो वैशाली की नगरवधु आम्रपाली है। देखना ये था कि मगध के लोगों की प्रतिक्रिया तब क्या होगी जब उन्हें पता चलेगा कि आम्रपाली है कौन। सम्राट उस तूफान भरे मौसम में आम्रपाली को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सब उन्हें छोड़ने के लिए दक्षिणी द्वार तक आए। वहां आकर सम्राट रुके और उन सबको वहीं रोकते हुए कहा, इसके आगे की यात्रा हमारी और आम्रपाली की है। उन्होंने अंतनाग और विशाखा की तरफ देखकर कहा, मगध का और बाकी सबका ख्याल रखना, हमारी अनुपस्थिति का फायदा कोई भी ना उठा सके। सबसे अपनी बात कहकर सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली कुछ न कह सकी, लेकिन सम्राट के मन में अपने प्रति निश्चल प्रेम का एहसास उसे होने लगा था। बस बाकी रह गया था तो उसे स्वीकार करना, जो कि आम्रपाली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर के बाद वो दोनों द्वार के बाहर निकल गए और जब तक वो सबकी नजरों से ओझल ना हो गए तब तक सब उन्हें जाते हुए देखते रहे। जैसे ही सम्राट राजगृह की सीमा से बाहर निकले, वैसे ही रानी कौशला ने अपना सारा सामान वापस महल के अंदर रखवा लिया। उन्होंने सारी दासियों को फटकार लगाते हुए कहा, चलो चलो, सारा तमाशा अब खत्म हो चुका है, सारी चिंता की घड़ी भी छट चुकी है, तो अब हमारा सामान वापस अंदर ले जाकर रखो। ये बोलकर वो रानी चेलना के पास आई। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन रानी चेलना सम्राट के चले जाने से बहुत उदास नजर आ रही थी। उन्हें देख रानी कौशला देवी ने कहा, अरे रानी चेलना, आप मायूस क्यों हैं? रानी चेलना ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, रानी कौशला, आप खुश हैं ना? सम्राट मगध छोड़कर उस आम्रपाली के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले गए और आपको इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं? इतना कहकर रानी चेलना ने उनकी एक भी बात न सुनी और मायूसी के साथ महल के अंदर चली गई। राजमाता भी तब तक वहां खड़ी रही जब तक सम्राट उन्हें अंत तक जाते हुए दिख रहे थे। उसके बाद वो भी अपने कक्ष में आ गई और खिड़की के पास जाकर महल के द्वार की तरफ देख रही थी। आसमान में मंडरा रहे काले बादलों को देखकर वो सपाट लहजे में कहती हैं, तुम्हारे जाने से मगध भी उदास हो गया है पुत्र। ये काले बादल इस बात का प्रमाण है। एक वेश्या के लिए तुमने अपना राज और परिवार छोड़ दिया। तुम बहुत पछताने वाले हो। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। इसी दौरान रानी कौशला महल के बीच प्रांगण में खड़ी थी। बादल इतने काले थे कि सुबह का वक्त भी शाम के अंधेरे की तरह प्रतीत हो रहा था।
लेकिन रानी कौशला की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सम्राट ने उस आम्रपाली के लिए हमें महल से निकालने की कोशिश की और आज आप खुद महल से बाहर हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए सम्राट, आपके जाने के बाद उनकी पहली पत्नी यानी कि हम उनकी अनुपस्थिति में मगध की बागडोर संभालेंगे और पूरे मगध की साम्राज्ञी कहलाएंगे। ये बोलकर वो किसी उद्देश्य के साथ महल के अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन महल के द्वार पर पहुंचते ही वो रुक गईं और महल के अंदर की तरफ देखते हुए कहा, मगध की महारानी बनने से पहले हमें राजमाता की नजर में अपनी छवि बनानी होगी, तभी वो हमें साम्राज्ञी बनने में हमारी सहायता करेंगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन हम आम्रपाली को सम्राट की जिंदगी से एक झटके में दूर कर देंगे और बिना आम्रपाली के सम्राट जाएंगे कहाँ? उन्हें लौटकर तो मगध ही आना होगा हमारे पास। जहाँ रानी कौशला मगध की साम्राज्ञी बनने का सपना सजा रही थी, तो वहीं आम्रपाली जो कि धीरे धीरे सम्राट के पीछे पीछे चल रही थी, उसे अभी भी ये सब कुछ किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। अब तक ना सम्राट ने और ना ही आम्रपाली ने, दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी और ना ही बात करने की कोशिश की थी। आम्रपाली चलते चलते अब थक चुकी थी, लेकिन फिर भी सम्राट से बिना कुछ बोले वो चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक रास्ते में एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। उसके मुख से निकली आह की आवाज सुनकर सम्राट तुरंत चौकन्ने हो गए और फुर्ती से उसे संभालने के लिए आगे बढ़े। आम्रपाली, आप ठीक तो है ना? इससे पहले सम्राट उनका हाथ पकड़ पाते, आम्रपाली ने खुद को संभाल लिया और कहा, हम ठीक है सम्राट। उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत थक चुकी है। वो राजगृह और मगध की सीमा से काफी दूर आ चुके थे। उसे देखकर सम्राट ने उससे क्षमा मांगते हुए कहा, आम्रपाली आप यहीं पर बैठिए, हम बस अभी आए। आम्रपाली की ऐसी स्थिति देखकर सम्राट चिंतित हो गए थे, लेकिन आम्रपाली ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सम्राट ने कहा, आपके लिए जल और कुछ फल लेने। यहाँ आसपास सिर्फ जंगल है, अवश्य कुछ फल हमें मिल जाएंगे। तब आम्रपाली ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। आम्रपाली डर रही थी। उसने कहा, मौसम खराब है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। आम्रपाली की बात भी उचित थी। बिगड़ते मौसम को देखकर सम्राट को भी चिंता हो रही थी कि उन्हें जल्द ही रुकने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, आम्रपाली आप कुछ वक्त यहीं विश्राम कीजिए और हमारी चिंता मत कीजिए। हम इस जगह को पहचानते हैं, लेकिन हमें विश्राम के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, इसलिए हम बस अभी गए और अभी आए। ये बोलकर सम्राट ने अपने पास रखे एक खंजर को निकाला और उसे आम्रपाली को थमा कर कहा, इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखिएगा। आम्रपाली सम्राट को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए उसने सम्राट की बात मान ली और वहां रुकने के लिए हामी भर दी। उसकी अनुमति मिलते ही सम्राट तुरंत वहां से निकल गए। आम्रपाली एक पेड़ के नीचे बड़ी सी शिला पर बैठी हुई थी। चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हवा काफी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से पत्तों से सरसराने की आवाज आ रही थी। आज सुबह जो भी कुछ सम्राट ने उसके लिए किया था, वो उसी के बारे में सोच रही थी। इन सब में उसका जरा सा भी ध्यान नहीं रहा। उसे आसपास कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था और उसका ध्यान वहां था ही नहीं। वहीं झाड़ियों से कुछ दूरी पर काले तेंदुए की चमकती आंखें, वो जंगली आंखें उसे घूर रही थी, लगातार घूर रही थी। जब तक आम्रपाली कुछ समझ पाती, वो एकाएक लंबी छलांग लगाकर आम्रपाली के सामने आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर आम्रपाली डरकर तुरंत खड़ी हो गई। सम्राट के बिना कैसे करेगी आम्रपाली तेंदुए का सामना? क्या मगध छोड़ना उसके लिए उचित निर्णय था? रानी कौशला देवी साम्राज्ञी बनने के लिए क्या करने की सोच रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।